दे दिल मेरे पियाजी भाग 23। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि धैर्य पंछी को अपने होटल रूम में ले आता है। अब आगे धैर्य इस वक्त सटले सावर के नीचे खड़ा था। सावर का ठंडा ठंडा पानी उसके गठीले शरीर पर गिर रहे थे। उसने अपने दोनों हाथों को दीवार पर लगाए रखा था और इस वक्त उसका सर हल्का झुका हुआ था। वही ठंडा ठंडा पानी उसके बालों से होते हुए उसके कसा हुआ शरीर पर गिर रहे थे, जिससे वहाँ का माहौल और भी गर्म हो रही थी। धैर्य का कसा हुआ शरीर काफ़ी की आकर्षित लग रही थी। उसके आँखों के सामने सारी चीज़ें किसी रील की तरह घूम रही थी। उसका दिल्ली आना, पंछी से मिलना, पप्पू का एक्सीडेंट, सक्षम और पंछी की शादी, ये सारी चीज़ें धैर्य के आंखों के सामने एक एक करके आ रही थी, जिससे धैर्य का चेहरा वक्त के साथ कठोर होता जा रहा था। लेकिन अचानक उसके होठों के कोने मुड़ जाते हैं और उसके होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। इस वक्त धैर्य के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। वह अपनी आंखें खोलता है जो हल्की लाल थी। धैर्य अपने गीले बालों में हाथ फेरते हुए सर्द आवाज़ में कहता है, दुश्मनों को लगता है कि खेल उन्होंने शुरू किया, लेकिन अब उन गधों को कौन समझाए कि इस खेल का असली खिलाड़ी हमेशा से धैर्य सिंह राठौर था। वो सब लोग तो इस खेल में बस प्यादे ही मात्र थे जो धैर्य सिंह राठौर की मर्जी चल रहे थे और अपने चाले भी इसलिए चल रहे थे कि मैंने चाल चलने दिया। इस खेल की बाजी कल भी मैंने जीती थी और आने वाले वक्त में भी मैं ही जीतूंगा। ये सब कहते हुए धैर्य के होठों पर बड़ी मिस्टीरियस मुस्कान थी। उसे देख साफ पता चल रहा था कि उसे सारी चीज़ें पहले से पता थी, मानो उसे पता हो कि हर हाल में उसकी शादी पंछी से होकर रहेगी। धैर्य सावर बंद करता है और वहाँ टांगे सफ़ेद रंग के तौलिए को अपने कमर में बांध कमरे से बाहर निकल जाता है। इस वक्त धैर्य के बालों से पानी टपक रहा था जो फिसलकर धैर्य के जिस्म से होते हुए तौलिए में विलुप्त हो रहा था। धैर्य अपने बालों को तौलिए से पूछता हुए कमरे में आता है। वहीं पंछी जो अब तक जग चुकी थी और एक नई दुल्हन की तरह बिस्तर पर बैठी थी, जब वो धैर्य का ये रूप देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह अपनी आंखें बंद करने की जगह घूर घूर कर धैर्य को देख रही थी। तभी धैर्य अपने बालों को तौलिए से पोंछते हुए अपनी भारी आवाज़ में कहता है, अच्छी बॉडी है ना हमारी छुई मुई, तुम कहो तो तौलिए की तरफ इशारा कर ये भी निकाल दे, अच्छे से देख लेना। धैर्य की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुन पंछी तो मानो अपनी जगह जम चुकी थी। उसका चेहरा गर्म हो गया था और कान भी लाल हो गए थे। उसे काफ़ी शर्म आ रही थी। वह झट से अपनी नज़रें फेर लेती है। वहीं पंछी की इतनी प्यारी हरकत पर धैर्य के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जाती है। आज भी पंछी नहीं बदली थी। आज भी वह उतनी ही मासूम थी जितनी पहले हुआ करती थी। मासूमियत तो मानो उसके चेहरे से झलकता था। आज भी वह धैर्य की नज़रों की तापिश बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। आज भी वह धैर्य की छुअन से सिहर जाती थी। धैर्य एक नज़र पंछी को प्यार भरी नज़रों से देख अलमारी से अपने कपड़े निकाल पंछी के सामने ही कपड़े बदलने जाता है। वहीं पंछी धैर्य की इस हरकत को अपने चुड़ नज़रों से देख रही थी। जब वह धैर्य को अपने कमर में बंधा तौलिया निकालते देखती है तो उसके तो मानो सांसें थम जाती है। वह तेज आवाज़ में हड़बड़ा कर कहती है, छी नहीं नहीं। इतना कह वह अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेती है। वही धैर्य कुछ पल असमंजस में पंछी को देखता है। पहले तो उसे पंछी की इस तरह की हरकत करने की वजह समझ नहीं आती है, लेकिन जब उसे सारा माजरा समझ आता है तो उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वह पंछी से तेज आवाज़ में कहता है, अरे देखो झुमुई, मेरा तौलिया गिर गया। धैर्य के इतना कहते ही पंछी झट से अपने चेहरे से अपना हाथ हटाती है और धैर्य की कमर की तरफ देखती है जहाँ तौलिया बंधा हुआ था। धैर्य की कमर की तरफ देख जब वह धैर्य के चेहरे को देखती है तो है जो उसे डेविल स्माइल कर देख रहा था। धैर्य अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए कहता है, क्या बात है छुई, बड़ी बेसब्र हो रही हो हमको वैसे देखने के लिए। आज तो मानो धैर्य पंछी को एक
के बाद एक झटका दे रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक सीएम ऐसा भी हो सकता है। धैर्य की नज़रों के कारण और उसकी ऐसी बेशर्मी भरी बातों सुन पंछी तो मानो शर्म से गड़ी जा रही थी। उसके तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह नज़रें उठाए धैर्य को देख सके। उसका चेहरा शर्म से जल रहा था और वह घबराहट के मारे अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। पंछी की यह सारी हरकतें धैर्य से छुपी हुई नहीं थी। वह पंछी को देख चेहरा ना में हिला देता है और अपनी भारी आवाज़ में कहता है, ब्याह हुआ है हमारा, पत्नी है आप हमारी, हमें ऐसा देखने का पूरा हक है आपको। अगली बार ऐसी नज़रें मत झुकाइएगा वरना पंछी को छेड़ते हुए, हमारी गुड़िया रानी कैसे आएगी? आपको लाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, उसको लाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब शर्माते रहने से थोड़ी हमारी गुड़िया दुनिया में आएगी। इतना कहा वह अपने कपड़े ले क्लोजेट में चला जाता है। वहीं पंछी अपना छोटा सा मुंह खोले हैरानी से एकटक धैर्य को जाते हुए देख रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि धैर्य चीज़ क्या है। वह दूसरे के सामने हमेशा नारियल की तरह सख्त बने रहता था, लेकिन पंछी के सामने वह हमेशा मोम बन जाता था। पंछी बैठे बैठे बस धैर्य के बारे में सोच रही थी। वहीं धैर्य भी अब तक कपड़े बदल कर आ चुका था। अब जब वह पंछी को अपने ख्यालों में खोया देखता है तो उसे फिर से छेड़ते हुए कहता है, ए छुमी, इतने छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत दो, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इतना कहा वह पंछी को देख अपना एक आला दबा देता है। वहीं पंछी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने धैर्य से इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी। धैर्य को देखते हुए वह अपने सलाइवा कटक लेती है और बेहद मासूमियत से कहती है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना जी? आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? पंछी के इस मासूमियत भरे जवाब को सुन धैर्य को उस पर टूटकर प्यार आ रहा था। उसका जी चाह रहा था वह अपनी छुमी को अपनी बाहों में भरकर ढेर सारा प्यार करे, इतना प्यार करे कि उसके मन में जितना भी डर, जितना भी अकेलापन है, वह सब दूर हो जाए। पंछी को ऐसा देख धैर्य समझ चुका था कि उसकी छुमी आज भी उतनी ही मासूम है जितनी मासूम हुआ करती थी। आज भी वह लोगों के दोहरे चेहरे से अनजान है। आज भी उस मासूम को यह नहीं पता कि गिरगिट के अलावा ये भी इंसान भी रंग बदलते हैं। धैर्य बेड पर बैठता है और पंछी के नाजुक पैरों को अपने गोद में रख लेता है। वहीं धैर्य की इस हरकत से पंछी हड़बड़ा जाती है और झट से अपना पैर खींचते हुए कहती है, यह क्या कर रहे हैं आप? पाप लगाएंगे क्या हमें? पति पत्नियों के पैर नहीं छूते वरना पत्नियों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। पंछी की ऐसी बातें सुन धैर्य एक नज़र पंछी को देखता है, फिर वापस से उसके खूबसूरत पैरों को अपने गोद में रख प्यार से उसकी आंखों में देख कहता है, ये सारी बेकार की बातें हैं। शादी दो लोगों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन है और इस रिश्ते में दोनों ही को ही बराबर का इज्जत मिलना चाहिए। सिर्फ पत्नियाँ ही पतियों की सेवा क्यों करें? पतियों को भी पत्नियों की सेवा करनी चाहिए। धैर्य की बातें सुन पंछी एकटक धैर्य को देख रही थी। आज उसकी नज़रों में धैर्य की इज्जत बढ़ चुकी थी। उसे तो लग रहा था कि धैर्य भी उस दूसरे अमीरों की तरह होगा जो औरतों को अपनी जागीर समझता होगा, लेकिन धैर्य की सोच ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। पंछी एकटक प्यार भरी नज़रों से धैर्य को देख रही थी, लेकिन फिर धैर्य जो करता है उससे वह हैरान रह जाती है। धैर्य ने अब तक कपड़े पहन लिए थे। कपड़े पहनने के बाद वह जाकर पंछी के सामने बेड पर बैठ जाता है और पंछी की झुकी नज़रों को देखते रहता है। इस वक्त पंछी का चेहरा सुर्ख लाल हो चुका था। उसके मांग में पर मौजूद सिंदूर इस बात का गवाही दे रहा था कि वह एक बार फिर से अपने सीएम साहब की हो चुकी है। उसके मांग में मौजूद वही नारंगी रंग का सिंदूर उसके खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। धैर्य जुनून भरी नज़रों से पंछी को निहार रहा था। धैर्य की ऐसी नज़रें खुद पर महसूस कर पंछी का रोम रोम सिहर रहा था। उसके अंदर इस वक्त एक नई तरंगें उत्पन्न हो रही थी। घड़ी कुछ पल पंछी को अपनी जुनून भरी नज़रों से निहारता है।
है। उसके बाद पंछी का नाजुक पैर उठा उसे अपने गोद में रख लेता है। वहीं धैर्य के इस तरह उसके पैर छूने पर पड़ी पंछी हड़बड़ा जाती है। वह झट से अपने पैर खींचकर कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं? हमें क्या पाप का भागीदार बनाना है? पंछी यह सब बेहद मासूमियत से कह रहे थे। वहीं पंछी की ये ऐसी बातें सुन धैर्य सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए कहता है, हम तुम्हारे पैर अपनी मर्जी से छू रहे हैं, तो इसमें पाप का भागीदार बनने जैसा सवाल कहाँ से आए। यह सब धैर्य अपनी कड़क आवाज़ में कह रहा था। उसे देख साफ पता चल रहा था कि पंछी का ऐसा कहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अपनी बातें कह वह अपनी पंछी के जवाब का इंतज़ार करने लगता है। वहीं अब बेचारी पंछी क्या ही कहती। धैर्य की बातें ने तो उसकी बोलती बंद कर दी थी, लेकिन उससे कहना तो था ही। उसे इस वक्त थोड़ी झिझक सी महसूस हो रही थी, लेकिन वह अपनी झिझक को साइड में रख अपनी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए सर झुकाए कहती है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पति भगवान के स्वरूप होते हैं। उन्हें वही मान सम्मान देना चाहिए जो हम भगवान को देते हैं, और इसलिए पति को परमेश्वर कहा जाता है। हम भारतीय नारी हैं और हमें दिल में हमारे पति की जगह उसके लिए इज़्ज़त ठीक वैसे ही हैं जैसे हमारे आराध्य की होती है। अब आप ही बताइए कि क्या कोई अपने आराध्य से अपने पैर छुआता है क्या? आप हमारे पति परमेश्वर हैं। अगर हम आपसे अपने पैर छुआएंगे तो हमें भगवान नरक में भी जगह नहीं देंगे। यह सब पंछी ने बेहद मासूमियत से कह डाला था। वहीं पंछी की ऐसी बातें सुन धैर्य भी हैरान रह जाता है। वह यह बात भाली भांति जानता था कि पंछी पढ़ी लिखी है, परंतु पढ़ लिख कर भी उसकी सोच यहाँ तक सीमित है यह उसे मालूम नहीं था। अब इसमें पंछी की भी क्या गलती थी? बचपन से ही हर हिंदुस्तानी लड़की को यही समझाया जाता है कि उसका पति उसका भगवान है, और अपने पति का अनादर करना मतलब अब भगवान को निराश करने के बराबर है। भले पति आपके साथ दुर्व्यवहार करे, आपको 4 लोगों के सामने बेइज्जत करे, परंतु फिर भी आप यह सब नज़रअंदाज कर अपने पति के चरणों में गिरे रहे। आखिर वह आपके पति परमेश्वर जो है। पंछी की बातें सुन धैर्य को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह पंछी पर गुस्सा कर नहीं सकता था। इसलिए वह अपनी मर्दाना और कठोर आवाज़ में पंछी को उसका जवाब देते हुए कहता है, पति कोई परमेश्वर नहीं है। उसका शरीर पर भी वैसा ही रक्त दौड़ता है जैसे उसकी पत्नी के शरीर पर दौड़ता है। जिस प्रकार एक पत्नी का धर्म होता है कि वह हर सुख दुख में अपने पति का साथ दे, अपने पति की सेवा करे, उसे शिकायत का मौका न दे, ठीक वैसा ही पति का धर्म भी होता है कि वह भी अपने पत्नी की इज्जत करे, 4 लोगों के सामने उसे बेइज्जत ना करे। महादेव की पूजा करती है हो ना तुम्हारे महादेव भी तो माता पार्वती के सामने झुक जाते हैं, तो क्या यह पाप हुआ? पत्नी के सामने झुकने पर किसी मर्द की मर्दानगी कम नहीं हो जाती। एक आदमी पूरे संसार में सिर्फ 2 ही औरतों के सामने झुकता है, एक उसकी माँ जिसने उसे कष्ट सहकर जन्म दिया है, और एक उसकी पत्नी जिसने कष्ट सहकर उसके अंश को इस दुनिया में लाया है। शादी जैसे पवित्र रिश्ते सिर्फ एक के समर्पण से नहीं चलता, उसमें दोनों का बराबरी का योगदान होना चाहिए। और खबरदार, जो आज के बाद मुझे खुद के पैरों में को छूने से मना किया। इतना का धैर्य चुप हो जाता है। वहीं धैर्य की बातें पंछी के सीधा दिल पर लगती थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक मर्द ऐसा भी हो सकता है जो औरत के हित में बोलता हो। धैर्य की सोच देख पंछी के दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ती चली जा रही थी, वरना सक्षम ने तो उसे सिर्फ मर्दों के सामने झुकना ही सिखाया था। उसके हिसाब से एक पत्नी का यही कर्तव्य है कि वह बिस्तर पर अपने पति को खुश करे और उसकी सेवा करते हुए अपनी प्राण त्याग दे। इन कुछ घंटों में धैर्य ने अपनी एक अलग ही छवि पंछी के मन में छोड़ी थी, जिसका परिणाम यह था कि उसके दिल और दिमाग में सिर्फ धैर्य ही बसा हुआ था। धैर्य के अलावा वह किसी के बारे में सोच नहीं पा रही थी। पंछी का एकटक प्यार से धैर्य को निहार रही थी। इस वक्त उसके आंखों में बहुत सारे
इमोशन थे। तभी धैर्य फिर से उसके नाजुक पैरों को अपने गोद में रख लेता है और अपनी जेब से एक खूबसूरत सा पायल निकाल उसके उन नाजुक पैरों में पहना देता है। पंछी जब उस पायल को देखती है तो वह चाहकर भी अपनी नज़रें उस पर से हटा नहीं पाती है। उसे वह काफ़ी जाना पहचाना लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस पायल से उसका बहुत गहरा नाता हो। उसे वह चांदी का पायल एक अपनेपन का एहसास करवा रहा था। वैसे देखने में तो पायल थोड़ी पुरानी थी, लेकिन उसकी जो बनावट थी वह बहुत ख़ास थी। शायद ऐसी बनावट और डिजाइनिंग ऑर्डर देकर ही बनाई जाती थी। वह पायल पंछी के पैरों में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह उसके पैरों के लिए ही बने हों। पंछी उस पायल को देखते हुए धैर्य से सवाल करती है, किसके हैं ये? बहुत खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है मानो किसी बहुत खास के हैं। यह सब पंछी अपने ही में ही खोए हुए कहती है। वहीं धैर्य जब पंछी को एकटक प्यार भरी नज़रों से उस पायल को देखते हुए देखता है तो उसके होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह प्यार से पंछी का चेहरा थाम कर कहता है, सही कहा, यह किसी बहुत खास के हैं। यह उसके पायल है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, इतनी करीब है कि कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। धैर्य के मुंह से ऐसी बातें सुन पंछी थोड़ा मायूस हो जाती है। उसे लगता है यह पायल किसी और के हैं और धैर्य किसी और की पायल उसे दे रहा है। उसके मन में अचानक से कई सारे सवाल दौड़ने लगते हैं। अनायास ही उसके दिमाग में आता है कि क्या उससे पहले भी धैर्य की ज़िंदगी में कोई और था जिससे धैर्य अपने दिल के करीब कह रहा है। इससे आगे मासूम सी पंछी कुछ भी नहीं सोच पाती है। पंछी धैर्य के चेहरे की तरफ देखती है जिसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। धैर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट देख पंछी मायूस हो जाती है, लेकिन फिर भी फीका मुस्कुराकर कहती है, अगर किसी इतने ही खास की पायल है तो आप हमें क्यों दे रहे हैं? यह सब कहते हुए पंछी के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। पंछी का सवाल सुन धैर्य मुस्कुराते हुए कहता है, जिसकी अमानत है उसे ही लौटा रहा हूँ। इस पायल की असली हकदार तो तुम ही हो ना, और वैसे भी इसे पहनने का हक सिर्फ तुम्हारा है। धैर्य कहना क्या चाहता था यह तो पंछी के समझ से परे था, लेकिन धैर्य का जवाब सुन पंछी के मन में जो बेफिजूल की बातें चल रही थी अब उसे पर पूर्ण विराम लग चुका था और उसके जगह चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तभी धैर्य हौले से उसके नाजुक से पैरों को चूम लेता है। वहीं धैर्य की इस हरकत से पंछी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वक्त उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी और चेहरे कश्मीरी सेब की तरह लाल पड़ चुका था। अपनी पिछली यादों को भुलाने के बाद यह पहला एहसास था जिसे वह जी रही थी। धैर्य प्यार से पंछी के पैरों में पहने एक पायल को छूता है। यह वही पायल थी जो उसकी पहली मुलाकात की निशानी थी और तब से धैर्य ने उस पायल को अपने सीने से लगाए रखा था। इस वक्त तो पंछी को उस पायल के बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन धैर्य भली भांति जानता था कि यह पायल पंछी की अम्मा की आखिरी निशानी थी जिसे उन्होंने अपनी बेटी के लिए रखा था, और पंछी ने भी उस पायल को अपनी अम्मा की आखिरी निशानी के तौर पर अपने दिल के करीब रखा है और उसे खुद से कभी दूर नहीं होने दिया। और पंछी की ही तरह धैर्य ने भी उस पायल को संभाल कर रखा, अपनी छूने की निशानी समझकर। एक तरह से कहा जाए तो वह पायल उसके प्यार की पहली गवाह थी। पंछी एकटक धैर्य को निहार रही थी। आज धैर्य ने उसके दिल में अपनी एक अलग ही जगह बनाई थी। धैर्य की यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या कोई मर्द इतना भी अच्छा हो सकता है? क्या कोई किसी औरत के कदमों में झुक सकता है? बहुत सारे सवाल थे पंछी के मन में, लेकिन उन सारे सवाल से हटकर एक आनंद था जो इस बात की गवाही दे रहा था कि पंछी को धैर्य के साथ रहते हुए कोई तकलीफ नहीं हो सकती और ना ही कोई शख्स उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच सकता है। खिड़की खुली हुई थी जिससे पंछी की लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसे
उसे देखा है। कोई नहीं कह सकता था कि कुछ घंटे पहले उसकी शादी किसी और से होने वाली थी, वह किसी और की बहूता बनने वाली थी। वह इस वक्त बेहद खुश थी। उसकी खुशी की वजह क्या थी यह तो उसे भी नहीं मालूम था। क्या धैर्य से शादी होने के कारण वह इतनी खुश थी, या फिर सक्षम से उसकी शादी टूट गई इसलिए वह बेहद खुश थी। इसी तरह अनगिनत सवाल उसके मन में चल रहे थे, लेकिन उन सवालों के कारण उसके चेहरे की मुस्कुराहट पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वह अभी भी वैसे ही बरकरार थी। धैर्य पंछी से कहता है, हमें कल सुबह निकलना है, तुम्हें कपड़े बदल कर सो जाओ। इतना कह वह बेड से उठ जाता है। वहीं पंछी तिरछी नज़रों से धैर्य को देखने लगती है। वह अपने सर से दुपट्टा हटाती है और अपने जूड़े में बंधे बालों को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन यह इतना आसान कहाँ था कि वह अकेली कर लेती। इसके लिए उसे मदद तो चाहिए ही थी। पंछी अपनी प्यारी सी आवाज़ में धैर्य को पुकारते हुए कहती है, सुनिए जी। हाय, कितनी प्यार से पुकारा था पंछी ने धैर्य को। धैर्य के चलते हुए कदम रुक जाते हैं और वह सवालिया नज़रों से पंछी को देखने लगता है, मानो कहना चाहता हो कि मुझे क्यों रोका। लेकिन जो भी था, पंछी के मुंह से सुनिए जी सुनकर धैर्य को अंदर ही अंदर एक अलग ही खुशी हो रही थी। काफ़ी अरसों बाद उसने अपनी छुई के मुंह से यह अल्फाज सुने थे। उसे वह दिन याद आ जाता है जब उसकी नई नई शादी हुई थी और शादी कर पंछी उसकी हवेली आई थी। तब भी वह धैर्य को इसी तरह पुकारा करती थी। तब भी उसकी आंखों में शर्म का कहना चढ़ा रहता था। उसे धैर्य की इससे काफ़ी शर्म आती थी। वह बार बार धैर्य से दूर भाग जाती थी, लेकिन उस पर अपना हक बखूबी जताती थी। धैर्य धीरे धीरे चलते हुए पंछी के करीब आने लगता है। वहीं धैर्य को खुद के करीब आते देख पंछी की धड़कनें बढ़ गई थी। वह झट से अपनी पलकें झुका लेती है। हाय, यही तो एक अदा थी पंछी की जिससे धैर्य घायल हो जाता था। उसकी वह झुकी हुई पलकें जिससे धैर्य उससे और करीब आ जाता था। उससे मोहब्बत करने से खुद को रोक नहीं पाता था। आज भी ऐसा ही हुआ। पंछी की इन झुकी हुई नज़रों ने धैर्य को फिर से एक बार घायल कर दिया। एक बार फिर उसे वह उसकी मोहब्बत में मर मिटना चाहता था। फिर से उसे एक बार अपनी बाहों में भर टूटकर जाना चाहता था। उसे इतना प्यार करना चाहता था जितना इस दुनिया में कभी किसी ने ना किया हो। धैर्य जाकर पंछी के पास बेड पर बैठ जाता है और बड़े आराम से उसके गजरे को निकालता है। उसके बाद उसके जूड़े में मौजूद पिन को निकालता है। कुछ ही सेकंड में पंछी के लंबे और खूबसूरत बाल जूड़े से आज़ाद थे और खिड़की से आते हवा के कारण लहरा रहे थे। बार बार उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे पंछी बड़ी नज़ाकत से कानों के पीछे कर रही थी। खुले बालों में वह और भी खूबसूरत नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उस चांदनी रात में चांद सीधे ज़मीन पर उतर आया है। पंछी की लटें बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी, जिससे परेशान हो पंछी फिर से अपने बालों का जुड़ा करने लगती है। लेकिन तभी धैर्य अपने हाथ बढ़ा धीरे से उसके लटों को कान के पीछे करते हुए बेहद सरगोशी भरी आवाज़ में कहता है, इस खूबसूरत बालों को खुला रहने दो। यह खुले ही हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बंधे हुए नहीं। धैर्य ने यह सब कुछ इस प्रकार कहा था कि पंछी के रोंगटे खड़े हो गए थे। कुछ तो बात थी धैर्य के छुअन में जिसे पंछी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इस वक्त भी उसका चेहरा शर्म से जल रहा था और शर्म की लाली चेहरे पर मौजूद होने के बाद पंछी और ज़्यादा निखर रहे थे। धैर्य काफ़ी प्यार से पंछी को निहार रहा था। उसकी आंखों में पंछी के लिए बेशुमार मोहब्बत और जुनून साफ देखी जा सकती थी। पहले तो पंछी धैर्य की सिर्फ मोहब्बत थी, लेकिन बीतते वक्त के साथ वह उसका जुनून भी बन चुकी थी। एक ऐसा जुनून जिसके लिए वह पूरी दुनिया तबाह कर सकता है। शायद यह पहली बार देखने को मिल रहा था जब एक सीएम ने किसी को इस तरह मोहब्बत किया था। किसी मासूम के लिए उसका पागलपन सर चढ़कर बोल रहा था। अब उसकी मोहब्बत की कश्ती कहाँ तक जाने वाली थी यह तो वक्त ही बताने वाला था। धैर्य की नज़रों की तापिश पंछी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसलिए उसकी हिम्मत ही नहीं होती है कि वह अपनी नज़रें उठा धैर्य को देख सके। पंछी को इस तरह नज़रें झुकाकर
कर देख धैर्य की मुस्कान गहरी होती चली जाती है। वह धीरे से पंछी की ठोड़ी पकड़ उसका चेहरा उठाता है और उसकी आंखों की गहराइयों में देखते हुए कहता है, जब हम सामने हो तो हम आपकी पलकों को झुकने का अधिकार नहीं है धर्मपत्नी जी। आपकी नज़रें हर पल हर समय सिर्फ और सिर्फ हम पर होनी चाहिए। आपकी यह खूबसूरत आंखें सिर्फ हमारे दीदार करेगी, सिर्फ हमारी आंखों में छुपे जज्बातों को देखेगी। यह सब धैर्य पंछी की आंखों में देखते हुए जुनून से कह रहा था। धैर्य की आंखों में खुद के लिए पागलपन और जुनून पंछी भी देख पा रही थी और कहीं ना कहीं उसे यह सब अच्छा भी लग रहा था। वह भी चाहती थी कि कोई उससे बेशुमार मोहब्बत करे और धैर्य से उसे यह मोहब्बत मिल भी रही थी जिससे वह अब किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी। पंछी के बालों को सुलझाने के बाद धैर्य जैसे बेड से उठने वाला होता है तभी पंछी झट से उसकी कलाइयाँ पकड़ लेती है। अपनी कलाइयों पर पंछी की उंगलियों को महसूस कर धैर्य की सांसें तेज हो जाती है, उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। वह आंखें बंद कर गहरी गहरी सांस लेने लगता है। शायद जैसा उसके छूने पर पंछी महसूस करती थी इस वक्त वो भी महसूस कर रहा था। धैर्य जैसे सख्त इंसान भी पंछी की सुगंध से पिघल रहा था। पंछी और धैर्य एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों की गर्म सांसें आपस में टकरा रही थी। वह खिड़की खुले होने के कारण पंछी के लट्टे चेहरे पर आ रही थी जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। पंछी को अपने इतने करीब देख धैर्य का दिल उससे बगावत पर उतर आया था। उसका दिल बार बार की चीख चीख कर यही कह रहा था कि उसके सामने उसकी छुई मौजूद है तो इंतजार किस बात की है, उसे अपने बाहों में संभाल ले। पंछी की पलकें झुकी हुई थी, उसके गुलाबी सी घुड़ी जैसे होठ काँप रहे थे। धैर्य की नज़रें तो मानो उसके उन खूबसूरत होठों पर ही थी। उसके रसीले आम जैसे होठों को देख धैर्य के मुंह में पानी आ रहा था। उसके दिल से फिर एक बार आवाज़ आती है कि यह तेरी छुई ही है, कोई गैर तो नहीं जिसे छूने के लिए तुझे इतना सोचना पड़ रहा है। किसी बात का इंतज़ार कर रहा है तू। अपने प्यार की मोहर अपने छुई के इन होठों पर लगा दे। चीख चीख कर कह डाल कि यह तेरी छुई है, तेरी धर्मपत्नी जिसके साथ तूने भरे समाज के सामने 7 फेरे लिए थे, जिसकी मांग में सिंदूर भर उसके गले में अपना नाम का मंगलसूत्र पहनाया था। कह दे कि तू उससे कितना प्यार करता है। इतना प्यार जितना इस जहान में कोई किसी से नहीं करता है, उतना ही प्यार करता है जितना महादेव ने माता पार्वती से किया था, राम जी ने सीता माता से किया था, कन्हैया ने अपनी राधा से किया था। ऐसा ही अपार प्रेम करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो निस्वार्थ है। इसी तरह धैर्य का दिल उससे कई सारी बातें कर रहा था। वह बार बार उससे कह रहा था कि वह पंछी को कह डाले कि वह उसकी कितना प्यार करता है, लेकिन धैर्य इस वक्त अपने दिल की नहीं सुन सकता था। अगर वह इस वक्त अपने दिल की सुनता तो शायद अपने छुइयों को हमेशा हमेशा के लिए खो देता। ज़बरदस्ती उसका अतीत उसे याद नहीं दिलाना चाहता था। वह चाहता था कि पंछी खुद अपनी अतीत को याद करे, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक डर भी था। इस बात का कि अगर पंछी को उसका अतीत याद आएगी तो उसे धैर्य के द्वारा बोली कोई कड़वी बातें भी याद आएगी। उसे वह भी याद आएगी कि धैर्य ने उसे किस तरह तोड़ा था, किस कदर उसके मासूम दिल को चोट पहुंचाई थी। ऐसी बहुत सी बातें थी जो अतीत के पन्ने खुलने पर सामने आने वाले थे, जिसे धैर्य बिल्कुल भी सामने नहीं आने देना चाहता था। धैर्य गहरी सांस छोड़ पंछी को देखता है जो अपनी पलकें झुकाए बैठी है। पंछी को देखने के बाद वह अपनी भारी और मर्दाना आवाज़ में कहता है, तुम कपड़े बदल लो, हम सुबह निकलने वाले हैं तो हमारे पास अभी वक्त है, इसलिए थोड़ा आराम भी कर लो ताकि तुम्हारी थकावट दूर हो जाए। इतना कह वह बेड से उठ वहाँ से जैसे जाने के लिए मुड़ता है
तभी पंछी झट से धैर्य की कलाई पकड़ लेती है। पंछी की नाजुक नाजुक उंगलियों का स्पर्श अपनी कलाई पर महसूस कर धैर्य कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि सिर्फ पंछी ही नहीं बल्कि धैर्य भी पंछी की छुअन से अपना नियंत्रण खो बैठता था। धैर्य गहरी सांस छोड़ पंछी तरफ पलटता है तो देखता है कि पंछी अपनी गुड़िया जैसी आंखों से टिमटिमाते हुए बेहद मासूमियत से धैर्य को ही निहार रही थी। भले पंछी अपना अतीत भूल चुकी थी, लेकिन वह आज भी यह नहीं भूली थी कि किस तरह अपने सीएम साहब से अपनी बातें मनवानी है। पंछी इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी, मानो कोई बिल्ली का बच्चा जो बड़ी आस लगाए किसी इंसान को निहार रहा है। धैर्य पंछी को देख अपनी कलाई की तरफ देखता है। पंछी ने काफ़ी हक से उसकी कलाई पकड़ रखी थी। यह देख धैर्य को अंदर ही अंदर खुशी का एहसास हो रहा था। वह अपनी आवाज़ में नरमी बरतते हुए कहता है, क्या हुआ, कौन दिक्कत है का? धैर्य पंछी से सवाल पूछते हुए कहता है। उससे लग रहा था कोई नई जगह में पंछी असहज महसूस कर रही है। वही पंछी बेहद मासूमियत से ना में सिर हिला धैर्य को देखते हुए अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वह तो हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, इसलिए हम थोड़े परेशान हो गए थे। इतना कहा वह बड़े प्यारे तरीके से अपने छोटे से होठों का पाउट बना लेती है। तभी धैर्य को भी ध्यान आता है कि पंछी से शादी कर वह सीधा होटल आया था। उसने तो पंछी का सामान मंगाया ही नहीं। वह एक नज़र पंछी के इस बने कपड़े को दिखता है। पंछी ने इस वक्त काफ़ी भारी सा शादी का जोड़ा पहन रखा था, जिससे में वह आराम से सो नहीं सकती थी। पंछी को कुछ देर देखने के बाद धैर्य कबर्ड के पास जाता है और अपनी एक सफ़ेद रंग की शर्ट लेकर आता है और उसे पंछी को तरफ बढ़ाकर कहता है, आज इसी से काम चला लो, कल मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े मंगा दूंगा। पंछी की कभी धैर्य को देखती तो कभी उसके हाथ में मौजूद शर्ट को। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत प्यारे थे, जिसे देख किसी को भी इस पर प्यार आ जाता। और यहाँ तो साक्षात उसके पतिदेव धैर्य सिंह राठौड़ मौजूद थे, जिसकी धड़कनें पंछी की हरकतों से बढ़ते चले जा रही थी। पंछी के पास दूसरा कोई रास्ता तो था नहीं और वह पूरी रात उस भारी भरकम जोड़े में तो सो नहीं सकती थी। इसलिए वह धैर्य की हाथ से शर्ट ले वहाँ से बाथरूम की तरफ चली जाती है। वही धैर्य बस पंछी को जाते हुए देख रहा था। फिर वह बेड पर लेट जाता है और अपनी बाजू की मदद से अपने आँखों को ढक लेता है। धैर्य सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निद्रा देवी तो मानो उससे जैसे रूठी पड़ी थी। उसे नींद आ ही नहीं रही थी, इसलिए वह साइड टेबल पर पड़ा हुआ अपना फ़ोन चलाने लगता है। यही तो एक यंत्र था जिसके बिना अच्छे लोगों की ज़िंदगी रुक सी जाती है, जिसके बिना आज के इस ज़माने में जीना दुश्वार है। आजकल तो लोगों को अपने परिवार से ज़्यादा अपने मोबाइल की चिंता रहती है। एक तरह से कहा जाए तो उनका पहला प्यार ही मोबाइल है। धैर्य अभी अपना मोबाइल चला रहा था, तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है, जिससे उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ चली ही जाती है और वहाँ देखते ही उसका मुंह खुला का खुला और आंखें बड़ी हो जाती है। वह एकटक मुंह खुले दरवाजे की तरफ देखने लगता है। धैर्य इस वक्त बेड पर लेट मोबाइल चला रहा था। उसका सारा ध्यान अपने मोबाइल स्क्रीन पर था। खिड़की अभी भी खुली हुई थी, जिस कारण ठंडी ठंडी हवाएं कमरे के भीतर आ रही थी। मोबाइल पर न्यूज़ चल रही थी, जिसमें शिवराज राठौड़ और सक्षम राठौड़ की हार के बारे में बताया जा रहा था। उनके कई सारे घोटालों का पर्दाफाश हुआ था। उनकी कई सारी फैक्ट्रियां रातों रात बंद हो चुकी थी और यह सब किसी और ने नहीं बल्कि धैर्य ने करवाया था। वह सिर्फ यहाँ पर अपने चूमे को लेने नहीं आया था, बल्कि उन दोनों बाप बेटों की काली करतूतें का पर्दाफाश करने भी आया था। दुनिया के सामने उनकी हकीकत लाने आया था। जिस शराफत का चोला इतने सालों से सक्षम ने ओढ़ रखा था, धैर्य ने एक ही झटके से उस शराफत के चोले को उठाकर फेंक डाला। उन दोनों बाप बेटों ने कई गैर कानूनी काम किए थे। वह दोनों बिहार से मासूम लड़कियों को लाकर बड़े व्यापारियों को बेचा करते थे और जब वह लड़कियां बगावत पर उतर आई थी
तो वो बड़े व्यापारी उन्हें मौत के घाट उतार दिया करते थे। इनके अलावा उन्होंने गरीब असहाय लोगों की ज़मीनों को भी हड़पा, जिन्हें उन गरीबों ने अपने खून पसीने की कमाई से सींचा था। शायद उन गरीबों की ही हाय लगी थी उन दोनों को, जो आज उनके साथ यह सब हुआ। धैर्य के चेहरे पर इस वक्त इस मिस्टीरियस मुस्कान थी। वह इंस्टा पर रील स्क्रॉल कर रहा था, जहाँ कई लोगों ने सक्षम और शिवराज राठौर पर गंदी गंदी टिप्पणियाँ की थी। उनका फेक कार्टून वीडियो बनाकर उनका मजाक उड़ा रहे थे। धैर्य बखूबी जानता था कि यह सब आज के युवा पीढ़ियों ने किया है, जिन्होंने एडिटिंग में महारत हासिल कर रखी है। धैर्य आराम से बेड पर लेटे लेटे उन वीडियो का आनंद उठा रहा था। धैर्य वीडियो को देखते हुए अपने मन में कहता है, जे हुई ना बात, बड़ा उड़ने का शौक चढ़ा हो था तुझे शिवराज राठौर, बड़ा फेमस होना चाहता था तुझे, ले आज की युवा पीढ़ी ने बहुत अच्छे तरीके से तुझे फेमस कर दिया, इतने अच्छे तरीके से जितने कोई नहीं कर सकता था। भले तू इस खेल का पुराना खिलाड़ी था, लेकिन चालें हमेशा नई ही चलनी पड़ती हैं। अब तू बेलगाम सांड की तरह गुस्सा कर क्योंकि इसके अलावा तो कुछ कर भी नहीं सकता है। अब जब इंसान हार ही चुका है तो अपना गुस्सा किसी पर तो निकालेगा। और मैं तेरे रंग से वाकिफ़ हूँ कि तू अपना गुस्सा निर्जीव सामानों पर निकालेगा या फिर नार्मदों की तरह अपनी बीवी पर। जिस बीवी पर तू अपना जोर आजमाता है, वही बीवी तेरे जिंदा रहने की वजह है, वरना यार धैर्य सिंह राठौर कब का तुझे नर्क के दर्शन करवा चुका होता। इस वक्त धैर्य के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी, जो किसी भी कमज़ोर दिल वालों को कोमा में भेजने का काम कर सकती थी। धैर्य अपनी गहरी नज़रों से एकटक मोबाइल स्क्रीन को देख रहा था। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और अनायास ही उसकी नज़रें बाथरूम के दरवाजे की तरफ उठती हैं। धैर्य की नज़रें जैसे बाथरूम के दरवाजे की तरफ जाती हैं, तो मानो वह अपना सुध-बुध खो देता है। दरवाजे पर पंछी धैर्य के सफ़ेद रंग का शर्ट पहने खड़ी थी, जो मुश्किल से उसके घुटने तक आ रहा था। उस शर्ट में पंछी का एक मासूम से बिल्ली के बच्चे की तरफ नज़र आ रही थी। उसने शर्ट के कॉलर को पकड़ रखा था और बार बार शर्ट को नीचे भी खींच रही थी। इस वक्त पंछी की पलकें झुकी हुई थी। उसे धैर्य के सामने ऐसे जाने में काफ़ी शर्म आ रही थी। पंछी के लंबे खूबसूरत बालों से पानी टपक रहा था, जिसका साफ शब्दों में अर्थ था कि वह अभी अभी नहाकर आई है। नहाने के कारण पंछी की खूबसूरती और निखर कर नजर आ रही थी, और धैर्य तो मानो पंछी की खूबसूरती में ही खो गया था। वह एकटक पंछी को निहार रहा था। धैर्य इतनी जुनूनी तरीके से पंछी को निहार रहा था कि पंछी भी धैर्य की नज़रें खुद पर ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह बार बार अपने शर्ट को नीचे खींच रही थी, मानो ऐसा करने से शर्ट लंबी हो जाएगी। धैर्य पंछी को निहारने में इतना खो गया था कि उसे होश ही नहीं रहा कि उसके हाथ में मौजूद जो फ़ोन है वह बिस्तर पर गिर चुका है। पंछी को तो इस रूप में देख धैर्य का दिल इतना तेजी से धड़क रहा था, मानो उछलकर अभी बाहर निकल आएगा। धैर्य के शर्ट में पंछी बेहद खूबसूरत लग रही थी। धैर्य ने सालों पहले भी पंछी को अपने शर्ट में देखा था, लेकिन यह एहसास उन एहसासों से काफ़ी अलग थे। आज भी पंछी पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी। उसका शरीर अब हरा भरा लगने लगा था। अब वह एक मासूम बच्ची नहीं रह गई थी। आज वह इतनी बड़ी हो चुकी थी कि पति पत्नी के दरमियान जो रिश्ते हैं उसे समझ सके। धैर्य बेड से उठता है और पंछी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वहीं धैर्य को खुद की तरफ बढ़ता महसूस कर पंछी के होंठ कांपने लगते हैं। उसके पलकें अभी भी झुकी हुई थी। वह घबराहट के मारे शर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। धैर्य धीरे धीरे चलते हुए पंछी के बेहद करीब आ जाता है और उसके कान में झुककर बेहद सरगोशी भरी आवाज़ में कहता है,
शर्ट को बार बार खींचने से वह बड़ी नहीं हो जाएगी धर्मपत्नी जी। और वैसे भी हम आपके पति हैं, आपको किसी भी रूप में देखना हमारा अधिकार है। बहुत जल्द ये शर्ट नाम का पर्दा भी हमारे बीच से हट जाएगा और हम दोनों सदा के लिए एक दूसरे के बाहों में समा जाएंगे। धैर्य ने यह सब कुछ इस तरह से कहा था कि पंछी के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका शरीर अकड़ने लगा था। उसे इस वक्त धैर्य से इतनी शर्म आ रही थी कि वह अपनी नज़र तक नहीं उठा पा रही थी। तभी धैर्य हौले से पंछी के कान में को चूम उससे दूर हो जाता है। ये एक नया झटका था पंछी के लिए। अब तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह गड्ढा खोद उसी में समा जाए। धैर्य प्यार से पंछी को निहारते हुए अपनी भारी आवाज़ में कहता है, इतना काहे शर्मा रही हो? अगर इतना ही शर्माओगी तो हमारी गुड़िया रानी दुनिया में कैसे आएगी? क्या सोचेगी वो कि उसकी मम्मी इतनी ज़्यादा शर्मिती है कि उसे लाने में देर कर दिया। धैर्य इतना ही कहता है कि पंछी शर्म से उसकी बाहों में समा जाती है। वहीं धैर्य भी पंछी को अपनी बाहों में समाये सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। धैर्य और पंछी इस वक्त बेहद करीब थे। धैर्य की करीबी से पंछी के शरीर में सिरहन सी हो रही थी। उसके पलकें झुकी हुई थी और उसके लंबे बालों से पानी टपक रहा था। पंछी का चेहरा सुर्ख लाल हो चुका था। उसके गालों में शर्म की लालिमा बिखर चुकी थी। इस वक्त दोनों काफ़ी करीब थे। वह दोनों इतने करीब थे मानो उनके बीच से हवा जाने तक की जगह नहीं थी। पंछी की तो धड़कनें तेज हो चुकी थी। वहीं धैर्य की नज़रें पंछी के झुके पलकों पर थी। इस वक्त पंछी बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। एक तो वह अभी अभी नहाकर निकली थी जिससे उसके शरीर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जो हमारे धैर्य बाबू को मदहोश करने के लिए काफ़ी थी। धैर्य पंछी के कमर में हाथ डाल उसे अपने और करीब कर लेता है। यह सब इतनी अचानक से हुआ था कि पंछी को कुछ समझने का मौका नहीं मिलता और उसके हाथ अनायास ही धैर्य के सख्त कंधों पर चले जाते हैं। धैर्य की इस हरकत ने पंछी को धड़कनें बढ़ा दी थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी धड़कने की आवाज़ साफ साफ धैर्य को भी सुनाई दे रहा था। धैर्य पंछी के कान में झुककर बेहद सरगोशी भरी आवाज़ में कहता है, अपने धड़कनों को जरा काबू में रखिए धर्मपत्नी जी, क्योंकि आपकी धड़कने को बेकाबू करने और सांसों को भारी करने का जिम्मा हमारा है। इतना का धैर्य पंछी से दूर हो जाता है। वह धैर्य के मुंह से ऐसी बातें सुन पंछी का तो मानो रोम रोम सिहर चुका था। उसे अब धैर्य के सामने खड़े होने में भी शर्म आ रही थी। वह उससे नज़रें तक नहीं मिला पा रही थी। वहीं धैर्य तो मुस्कुराते हुए बस पंछी को देख रहा था। धैर्य का उसे इस तरह निहारना उसे शर्म से मारे जा रहा था, इसलिए वह शर्मा कर झट से धैर्य के सीने से लग जाती है। धैर्य भी पंछी को अपनी बाहों में समा लेता है। पंछी को अपने सीने से लगाने पर धैर्य की आंखें सुकून से अपने आप ही बंद हो जाती है। सिर्फ पंछी उसके सीने से नहीं लगी थी, बल्कि उसके लिए वह एहसास जिसे याद कर वह 3 सालों से तड़प रहा था, वह एहसास उसके सीने से लगी थी। उसका खोया हुआ सुकून उसके सीने से लगा था। दोनों इस वक्त दुनिया जहान से बेखबर एक दूसरे के बाहों में समाये थे। पंछी को धैर्य की करीबी एक अलग ही एहसास करवा रही थी। उसे धैर्य की करीबी से एक सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वह किसी अपने के करीब है। वो दोनों अपनी एक दूसरे के बाहों में समाये हुए थे कि तभी खिड़की खुले होने के कारण हवा चलने पर जोर से आवाज़ आती है और इसी के साथ दोनों अपने वर्तमान में लौट आते हैं। पंछी को जब एहसास होता है कि वह इस वक्त क्या कर रही है और किसके बाहों में है, तो वह झट से धैर्य से दूर हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसे धैर्य के करीब कैसे चले गए। माना धैर्य से उसकी शादी हुई थी, वह उसकी पत्नी थी, लेकिन उसे धैर्य से मिले कुछ ही दिन ही हुआ था। इतने सालों तक सक्षम के करीब रहने के बावजूद उसने कभी सक्षम को खुद के करीब आने नहीं दिया। एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद वह उससे दूरी बनाकर
रहती थी, उससे नज़रें मिलाकर बातें तक नहीं करती थी। यहाँ तक कि उससे सक्षम के साथ काफ़ी असहज महसूस होता था, लेकिन धैर्य के साथ उससे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। बल्कि धैर्य की करीबी से उसे हमेशा ऐसा लगता था कि यह पल यहीं ठहर जाए और वह इसी तरह धैर्य के करीब रहे। धैर्य की करीबी उसे हमेशा ही एक सुरक्षा का एहसास करवाती थी, उसे एक अपनेपन का एहसास करवाती थी। उसके उसके अनुसार उसकी मुलाकात धैर्य से बस कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि वह धैर्य की बरसों से जानती है। उसका उससे काफ़ी गहरा नाता है। पंछी धैर्य से अपनी नज़र चुरा रही थी। उसे धैर्य से नज़रें मिलाने में काफ़ी शर्म आ रही थी, जो धैर्य भी अच्छे से समझ रहा था। उसे मन ही मन पंछी की इस बचकानी हरकत पर हंसी आ रही थी, लेकिन यह उसने अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। आज भी पंछी वैसी ही थी जैसे 3 साल पहले थी। आज भी उसके अंदर उतना ही बचपना, उतनी ही मासूमियत भरी हुई थी। आज भी धैर्य जब उसके थोड़े भी करीब आता था तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और शर्म के से अपने नज़रें चुराने लगती थी। धैर्य काफ़ी प्यार से पंछी को निहार रहा था। वहीं पंछी मन ही मन खुद को डांट रही थी कि वह ऐसा कैसे धैर्य के करीब चल गई। धैर्य उसके बारे में क्या सोचे रहा होगा कि वह कैसी है। कुछ ही मुलाकात में उसके इतने करीब चली गई। पंछी अपनी पलकें झुकाए बेहद मासूमियत से कहती है, हमें माफ़ कर दीजिए सीएम साहब, हम ऐसे ही आपके करीब। पंछी इतना ही कहती है कि तभी धैर्य एक बार फिर से उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींच लेता है। पंछी के मुंह से सीएम साहब धैर्य की धड़कनें तेज हो गई थी। पंछी ने यह इतनी मासूमियत से कहा था कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और पंछी को अपने करीब खींच लिया। वो दोनों की आंखें आपस में उलझी हुई थी। जहाँ पंछी की आंखों में सिर्फ मासूमियत थी, वहीं धैर्य की आंखों में जुनून और सनक साफ नजर आ रही थी। धैर्य पंछी की आंखों में जुनून से देखते हुए अपनी जुनूनियत भरी आवाज़ से में कहती है, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ऐसे कपड़ों में असहज होने का ज़रूरत है। तुम धैर्य सिंह राठौर की बीवी हो, तुम्हारे ऊपर कोई बंदिश नहीं है, तुम हर चीज़ के लिए स्वतंत्र हो। तुम्हें जो पहनना है तुम पहन सकती हो। तुम्हें जीन्स टॉप पहनना है, स्कर्ट पहनना है, जो पहनना है पहनो, लेकिन सिर्फ हमारे सामने, अपने पति के सामने, क्योंकि तुम्हें उन कपड़ों में देखने का अधिकार इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पति को है, इसके अलावा और किसी को नहीं। और रही बात हमारी करीब आने के लिए माफ़ी मांगने की, तो तुम हमारी धर्मपत्नी हो। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं हमने। हक बनता है तुम्हारा हमारे ऊपर, सिर्फ तुम्हारा हक और किसी का नहीं। धैर्य अपनी बातें कहे जा रहा था। उसके बातों में छुपे जुनून और आंखों में मौजूद बेहिसाब मोहब्बत पंछी से छुपी नहीं थी। वह इससे बखूबी महसूस कर पा रही थी। वह एकटक धैर्य को देख रही थी। दोनों इस वक्त बेहद करीब थे। तभी झटके से कमरे का दरवाज़ा खुलता है, जिससे धैर्य की आंखें खटोर हो जाती है। वह अपना माथा मलते हुए खींचकर चीढ़न भरी आवाज़ में कहता है, कौन है भे जिसे मरने की इतनी ज़्यादा चुल मची है। इतना का वह दरवाजे की तरफ देखता है तो उसकी आंखें शांत हो जाती है। पंछी धैर्य से नज़रें चुरा रही थी। कुछ सेकंड पहले उसके दरमियाँ जो हुआ था उससे पंछी को काफ़ी शर्म आ रही थी। उसने खुद से पहल की थी और अब वह धैर्य को देखने में कतरा रही थी। पंछी के इस अदा पर धैर्य कायल हुए जा रहा था। उसकी नज़रें बराबर पंछी पर बनी हुई थी। वहीं धैर्य की नज़रें खुद पर महसूस कर पंछी का गला सूख रहा था। उससे अब 1 मिनट भी वहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। धैर्य शर्म के मारे तो वह गड़ी जा रही थी। भले पंछी इतने सालों तक दिल्ली में रही थी, लेकिन अभी भी उसके अंदर उसके संस्कार और मासूमियत मौजूद थी, जो चीख चीख कर यह बात की गवाही दे रही थी कि वह आज भी वही है जो सालों पहले थी।
इनका रिश्ता भी काफ़ी अजीब था। एक था जो अपनी नज़रें नहीं हटा पाता था और दूसरा था जो हर पल अपनी पलकें झुकाए बैठा रहता था। उसकी वह घनी फरफराती हुई पलकें उसके दिल के जज्बातों को की चुगली कर दिया करता था। पंछी को अपनी भावनाओं छुपाना नहीं आता था। वह सादगी की मूरत थी जो अपने सीएम साहब के दिल पर राज करती थी। धैर्य और पंछी इस वक्त बेहद करीब थे। तभी झटके से कमरे का दरवाज़ा खुलता है। अचानक से इस तरह कमरे का दरवाज़ा खुलने पर पंछी हड़बड़ा जाती है और धैर्य के पीछे छुप जाती है। वहीं धैर्य की आंखें कठोर हो जाती हैं और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। इसका साफ अर्थ यही था कि उससे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई उससे इस तरह बिना इजाज़त लिए उसके कमरे में दाखिल हो जाए। धैर्य जब अपनी नज़रें उठा दरवाजे की तरफ देखता है तो उसकी आंखें थोड़ी नरम हो जाती हैं क्योंकि दरवाजे पर इस वक्त पप्पू मौजूद था जिसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथों पर भी प्लास्टर चढ़ा हुआ था। धैर्य की नज़रें खुद पर महसूस एक पल के लिए तो पप्पू भी डर जाता है। डर के कारण तो उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वहीं पप्पू को कुछ ना बोलता देख धैर्य अपनी भारी आवाज़ में कहता है, बोलो बे, इतनी रात को काहे आए हो? अब कौन सा आफत आन पड़ा है? धैर्य की बातों में चीड़ साफ नज़र आ रही थी। उसका चिढ़ना भी लाजिमा था क्योंकि पप्पू ने आकर उसके अच्छे खासे मूड की बैंड बजा दी थी। धैर्य ने पप्पू से यह सवाल इसलिए किए थे क्योंकि उसे लगा कि फिर से उन बाप बेटू की जोड़ी ने कोई कांड किया है। वह पप्पू के जवाब का इंतजार करने लगता है। वही पंछी का शर्म से बुरा हाल था। उसने इस वक्त बस धैर्य की एक सफ़ेद रंग की शर्ट पहन रखा था और इन कपड़ों में उसे खुद के पति से शर्म आ रही थी तो बाहर वाले का क्या कहना। धैर्य के हटे कट्टे मजबूत शरीर के पीछे छुपी पंछी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। पहले से ही पंछी काफ़ी दुबली पतली सी थी। धैर्य के पीछे छुपने से वह पूरी तरह अदृश्य हो चुकी थी। वह इस वक्त बस पप्पू के वहाँ से जाने के इंतज़ार कर रही थी। पप्पू को कुछ न कहता देख धैर्य की भवें सिकुड़ जाती है। वह दांत पीसते हुए अपनी भारी आवाज़ में कहता है, फिर से एक बार कहता है, मुंह में दही जमाए बैठे हो का? अब बोलो भी, कहाँ आए हो? और तुम तो सुबह हॉस्पिटल की बेड पर बेहोश पड़े थे ना? इतनी जल्दी पैरों पर भी खड़े हो गए, बड़े हिम्मत वाले निकले तुम तो। धैर्य की बातें सुन पप्पू झेप जाता है। वह अपने बालों में हाथ फेरते हुए शर्मा कर कहता है, का भैया जी आप भी? पप्पू को काम की बात ना करता कर शर्माता देख धैर्य का पारा चढ़ जाता है। वह चिढ़ते हुए उसे हल्का डांटते हुए कहता है, बको बे, नई दुल्हन की तरह काहे शर्मा रहे हो? लगता है काकी को बोल, तुम्हारा भी ब्याह करवाना पड़ेगा। धैर्य के मुंह से शादी की बातें सुन पप्पू झेप जाता है और उसकी आंखें बाहर आने को तैयार थी। वहीं पंछी की तो हंसी छूट जाती है। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि उस कमरे में गूंजने लगी थी। तभी पप्पू का ध्यान धैर्य के पीछे जाता है जहाँ से उसे हंसने की आवाज़ आ रही थी। अब तक उसका ध्यान पंछी पर नहीं गया था और अभी भी उसे पंछी नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए वह धैर्य के पीछे झांकने की कोशिश करता है जिससे पंछी धैर्य की शर्ट को मजबूती से पकड़ लेता है। धैर्य को समझ आ जाता है कि पंछी को पप्पू के सामने असहज महसूस हो रहा है। पप्पू को इस तरह अपने पीछे देखने के लिए मकसद करते हुए देख धैर्य अपनी कठोर आवाज़ में कहता है, अब बताओ भी कि यहाँ क्यों आए हो, या उसके लिए भी मुहूर्त निकालना पड़ेगा। धैर्य की बातें में गुस्सा और चीड़ साफ नज़र आ रही थी। पप्पू और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता क्योंकि वह अपने भैया जी को बहुत अच्छे से जानता था कि अगर एक बार उन्हें गुस्सा आए फिर नहीं देखेंगे कि सामने कौन खड़ा है। पप्पू एक ही सांस में कह डालता है, मिथिलेश भैया ने आप लोगों के लिए खाना भिजवाया है। इतना कह वह खाने का प्लेट वहीं टेबल पर रखे वहाँ से बाहर भाग जाता है। पप्पू को इस तरह भागते देख धैर्य से तेज आवाज़ में कहता है, संभल कर, वैसे ही शरीर के पुर्जे पुर्जे हिल चुके हैं।
इतना कहा वह जाकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लेता है ताकि दोबारा आकर कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे दे। दरवाज़ा बंद करने के बाद धैर्य जाकर सोफे पर बैठ जाता है और खाने को प्लेट में निकालते हुए पंछी से कहता है, आ जाओ छुमुई, खाना ठंडा हो जाएगा। धैर्य के मुंह से छुमुई सुन पंछी को एक अलग ही एहसास हो रहा था। वह जब भी धैर्य के मुंह से छुमुई सुनती थी तब उसे ऐसा लगता था मानो वह पहले भी यह सुन चुकी हो। उसे एक अलग एहसास होता था, ऐसा लगता था कि वह धैर्य के मुंह से बार बार यह नाम सुने। काफ़ी जाना पहचाना था यह शब्द। कुछ उसे सालों से यह सपना भी आता था कि कोई उसे प्यार से छुमुई कह रहा है। और अजीब बात यह थी कि वह आवाज़ भी काफ़ी जानी पहचानी थी, जैसे वह अभी वही आवाज़ सुन रही है जो कभी उसने सपने में आया करता था। लेकिन एक बात तो थी, धैर्य के उसकी ज़िंदगी में आने के बाद पंछी को फिर कभी वह सपने दोबारा नहीं आए। आपको कहानी का 23वां भाग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुने दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।